सुप्रभात बच्चों। आज मैं नवम कक्षा को व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। 9D के बच्चों को मैं आज स्वर संधि पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, मैं कल आपको संधि और संधि के भेद के बारे में बताया, जिसमें स्वर संधि के बारे में भी बताया। आज मैं स्वर संधि के भेद को बताने जा रही हूँ। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद है, जिसमें अभी मुझे 5 तक ही पढ़नी है। पहला है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब इसमें सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं इसके बारे में जाने। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। इसका एक सूत्र होता है। सबसे पहले हम सूत्र को समझे। अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ। अब ये अक जो है, ये अक का किसे कहते हैं इसके बारे में जाने। अक सवर्णे अर्थात समान वर्ण। अक जो है वो अ, ई, उ, री, री, इन वर्णों को हम अक कहते हैं। तो अक सवर्णे दीर्घ अर्थात दोनों में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर इन स्वरों में से कोई हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी इन स्वरों में से समान वर्ण हो, तो इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देखिए, इस सूत्र का अभिप्राय है कि अक अ में सिर्फ ह्रस्व अ नहीं आएगा, अ में दीर्घ अ भी आएगा, ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, री दीर्घ री और री, अर्थात इसे ही अक वर्ण कहते हैं। हो और उनके पश्चात आने वाले शब्दों का प्रथम वर्ण भी उसी वर्ण में आए। दोनों समान वर्ण होना चाहिए। दोनों जो स्वर होगा वह दोनों समान होना चाहिए, तो उसे ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण में अ आया है, तो दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण में भी अ या आ दोनों में से कोई वर्ण आ सकता है, और परिवर्तन आ में हो तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। आगे देखें, समान स्वर ही होते हैं और संधि होने पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ संधि की परिभाषा जो है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ या आ हो, लेकिन परिवर्तन आ में ही होगा, तो उसे ही हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। हम पहले यहाँ एक उदाहरण देखें। जैसे यहाँ है विद्या जोड़ आलय। विद्या, विद्या में आ है और आलय में भी आ है, तो ये दोनों जुड़ने पर संधि जो है परिवर्तन आ में होता है। इसका नियम है, या तो अ जोड़ अ होगा तो आ हो जाएगा, आ जोड़ अ होगा तो आ हो जाएगा, अ जोड़ आ होगा तो भी आ होगा, अ जोड़ आ होगा तो भी आ होगा, आ जोड़ अ होगा तो भी आ जोड़ आ होगा तो भी आ में ही परिवर्तन होगा। यहाँ दूसरा उदाहरण देखें, देव जोड़ आलय, देवालय। अब इसमें ये देव में अ और जोड़ आ, ये दोनों समान अप कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों समान ही, अ और आ एक ही जाति के होते हैं। वैसे ही ई भी दोनों एक ही जाति के होते हैं, उ भी एक ही जाति के होते हैं, री दीर्घ री एक ही जाति के होते हैं। तो अगर जिन शब्दों में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ हो, तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी अ या फिर आ वर्ण हो सकता है। अ और आ दोनों समान अप का अर्थ है समान जाति का, एक ही जाति का है, इस कारण से ये दीर्घ संधि हुआ। इसमें दोनों अ या आ होने के पश्चात आ हुआ। यहाँ दूसरा उदाहरण हम ई का देखें। नदी जोड़ ईशः, नदी, नदी में दीर्घ ई है और ईशा में भी दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई जब परिवर्तन हुआ नदीशा, इसमें भी दीर्घ ई ही है। जैसे है मुनि जोड़ ईशः, मुनि, मुनि में ह्रस्व ई है और ईशा में दीर्घ ई है, लेकिन ये दोनों समान जाति के हैं, इस कारण से परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन हमेशा दीर्घ में होगा।
दोनों समान जाति के होने के पश्चात जब भी हो तो इसका परिवर्तन जो है वो दीर्घ में ही। लघु जोड़ उर्मी, लघु में ह्रस्व उ है और उर्मी में दीर्घ उ है, और ये परिवर्तन लघु उर्मी अर्थात दीर्घ उ में हुआ है। तो समान स्वर, समान अक में, समान अक का अर्थ हो गया उ जोड़ उ, दोनों समान अक है और परिवर्तन उसी वर्ण में होगा लेकिन दीर्घ में होगा, इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। वैसे ही वधु जोड़ उर्मी है, वधु में ह्रस्व उ है, उर्मी में वधु में दीर्घ उ है और उर्मी में ह्रस्व उ है, और ये परिवर्तन दीर्घ उ में हुआ है। वैसे ही री का पितृ जोड़ ऋणम, पितृ में ह्रस्व ई है और ह्रस्व री है और ऋणम में भी ह्रस्व री है, ऋणम। और जब परिवर्तन हुआ है तो ये जो चिन्ह होता है ये दीर्घ री का चिन्ह होता है। ह्रस्व री का चिन्ह सिर्फ एक ऐसे होता है, और जब दीर्घ री लिखते हैं तो ऐसे 2 बार घुमाते हैं तो इसे दीर्घ री का चिन्ह होता है। ये शब्द जो है संस्कृत वाले शब्दों में ही आते हैं। दूसरा उदाहरण देखें, मातृ जोड़ ऋणम, मातृ में ह्रस्व री और ऋणम में भी ह्रस्व री और परिवर्तन दीर्घ में हुआ है, तो इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। 2